आज की क्लास के अंतर्गत हम राजस्थान के औद्योगिक विकास के बारे में बातचीत करेंगे कि राजस्थान का औद्योगिक जो विकास है वो किस प्रकार से हो रहा है और किस प्रकार से रहा। तो जैसा कि जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंतर्गत आपका दे रखा है इंडस्ट्री लोकलाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोकलाइजेशन का फैक्टर को देखेंगे और उसके विभिन्न जो फैक्टर्स होते हैं किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को औद्योगिक दृष्टि से काफी पिछड़े राज्य के अंतर्गत भारत में माना जाता है। लेकिन जैसे-जैसे भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यहाँ पर औद्योगिक विकास को एक नई दिशा प्रदान हुई। राज्य के अंतर्गत औद्योगिक पिछड़ापन के कारण अगर देखा जाए कि कारक कौन से रहे तो प्राकृतिक जो कारक है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं। यानी प्राकृतिक कारकों के कारण यहाँ पर औद्योगिक जो पिछड़ापन है वो बहुत ज्यादा रहा है, क्योंकि जो यहाँ की जो जलवायु का दशाओं का ले लीजिए या फिर हम यहाँ की धरातलीय दशाओं का ले लीजिए, दोनों ही कारकों ने यहाँ के औद्योगिक विकास को काफ़ी प्रभावित किया है। लेकिन जैसे-जैसे विकास हुआ, तो राजस्थान के विभिन्न जो उद्योगपति थे, बड़े-बड़े से जो घराने थे, उन्होंने यहाँ पर धीरे-धीरे उद्योगों की स्थापना की। अब राजस्थान की अगर बात करें कि राजस्थान में औद्योगिक रूप से जो पिछड़ापन है, वो तो पिछड़ापन किस प्रकार से है? या क्या कारण है कि राजस्थान के अंतर्गत औद्योगिक पिछड़ापन पाया जाता है? तो राजस्थान के अंतर्गत औद्योगिक पिछड़ेपन के अगर कारणों का अगर ज़िक्र करें, तो वन बाय वन करके हम विभिन्न कारकों के बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहला कारक लेता है कि सबसे पहले तो यहाँ पर प्रतिकूल धरातल पाया जाता है। धरातल इतना प्रतिकूल है कि यहाँ पर एक तरफ रेगिस्तान है, तो बीचों-बीच यहाँ पर एक पर्वतीय क्षेत्र और दक्षिण की तरफ यहाँ पर एक कटा-फटा सा पठारी क्षेत्र जिसे हाड़ौती प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वहीं पर अगर हम उत्तर-पूर्व की तरफ जाएँ, तो वहाँ पर चंबल जैसी नदियों द्वारा बीहड़ भूमि वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो हर प्रकार से राजस्थान के अंतर्गत धरवा जला जो धरातलीय स्वरूप है, वो बिल्कुल भी सही नहीं। दूसरा, यहाँ पर पानी की अत्यंत कमी है। पानी यानी यहाँ पर या फिर तो बारिश बिल्कुल कम होती है या फिर यहाँ पर ऐसी नदियाँ नहीं पाई जाती हैं जहाँ पर साल भर पानी की उपलब्धि रहे। एकमात्र एक नदी जिसे चंबल कहा जाता है, चंबल नदी जो राजस्थान के अंतर्गत साल भर बहती है, बाकी कोई भी नदी ऐसी नहीं है जो साल भर बहती है। केवल वर्षा के दिनों में बहती है और उसके बाद बंद हो जाती है। और उद्योगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि धरातल प्रतिकूल हो और वहाँ पर जल की जो उपलब्धता रहे, वो साल भर रहे। तो दोनों ही जो कारक हैं, वो प्रतिकूल रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान में ऊर्जा के संसाधनों की कमी है, ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, औद्योगिकों या औद्योगिक कारखाने हैं, उनको कच्चे माल की उपलब्धता कम रही रहती है, तकनीकी ज्ञान की बहुत ज़्यादा कमी है, राजस्थान में इतने बड़े-बड़े घराने नहीं है, कि बड़ी पूँजी का निवेश करके वह उद्योगों को बढ़ाए या उद्योगों में इन्वेस्ट करे। इसी प्रकार से यानी शुरू से ही ये औद्योगिक पिछड़ेपन को विरासत में प्राप्त कर चुका है। यहाँ पर प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी है, यहाँ पर बाजार नहीं है, यहाँ पर परिवहन के साधनों का अभाव है और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत अधिक होता है। फैक्ट्री लगाई जाएगी, क्यों लगाई जाएगी, किस शासन काल में लगाई जाएगी, ये काफ़ी यहाँ पर मायने रखती है। तो इन सभी कठिनाइयों के बावजूद भी राजस्थान में औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। राज्य सरकार ने यहाँ पर सकारात्मक कदम उठाते हुए यहाँ के औद्योगिक विकास को एक नई दिशा प्रदान की है। अगर हम बात करें कि उद्योग और उद्योगों को अलग-अलग रूपों में अगर बाँटे, तो कई रूपों में इसे बाँटा जा सकता है। कुछ उद्योग जो होते हैं, वो उपयोग के आधार पर होते हैं। जो बेसिक्स गुड्स इंडस्ट्रीज़ होती है, जैसे कि इस्पात, स्टील बनाने का कारखाना हो, उर्वरक बनाने का कारखाना हो या विद्युत उत्पादन हो, कुछ मशीनरी बनाने के कारखाने, कुछ टायर ट्यूब बनाने के, कुछ मोटर गाड़ियाँ बनाने के, कुछ कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण यानी उद्योगों को हम अलग-अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कि क्या बनाया जा रहा है या फिर उस उद्योग में किस सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है? क्या उसकी सामग्री कृषि से आ रही है या उसकी सामग्री जो रॉ मटेरियल है, वो वनों से आ रहा है या पशुओं से आ रहा है या खनिज से आ रहा है या रसायनों से आ रहा है? जैसे कि सूती वस्त्र, चीनी बनाने के कारखाने कृषि पर निर्भर है, कागज और लकड़ी का उद्योग वनों पर निर्भर है, डेयरी उद्योग, चमड़ा उद्योग पशुओं पर आधारित है, सीमेंट उद्योग
स्टील बनाने का कारखाना खनिजों पर आधारित है। तो हम अलग-अलग भागों में इसे डिवाइड कर सकते हैं। पूंजी के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि पूंजी निवेश कौन कर रहा है, कोई सरकार कर रही है या कोई निजी व्यक्ति कर रहा है। या फिर हम उसके आकार के आधार पर कह सकते हैं कि बड़ा उद्योग, मध्यम उद्योग या कुटीर उद्योग। तो इस प्रकार से राजस्थान के अंतर्गत बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं। लेकिन बात आती है कि उद्योग लगाया कैसे जाए? किस स्थान पर मैं उद्योग लगाऊँगा? वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मैं रानी या फालना में हीरे तराशने की फैक्ट्री लगा दूँ, कि यहाँ पर मैं तो हीरे लाऊँगा और हीरे तराश कर उसे बेचूँगा। तो हीरे कहाँ से आएँगे? हीरो की कोई खदान थोड़ी है यहाँ पर। इसी प्रकार से उन हीरो को कहाँ बेचा जाएगा? कोई बाजार है क्या? फिर उससे भी बड़ी बात, उन हीरो को खरीदेगा कौन? लोगों की जेब में पैसा भी तो होना चाहिए। तो डिपेंड कर यानी हमने कुछ कारकों के बारे में बात की। हीरे कहाँ से आएँगे? तो हमने कहा कि कच्चा माल कहाँ से आएगा? फिर हीरे बेचूँगा कहाँ पर? यानी हमने बाजार की बात की। ये उद्योग के स्थानीयकरण के कारक हैं। स्थानीयकरण लोकलाइजेशन, इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन का अर्थ होता है कि उद्योग कहाँ लगाया जाएगा, क्योंकि उद्योग को लगाया जाता है मुनाफा कमाने के लिए, सुविधा प्रदान करने के लिए और कम से कम लागत पर वस्तु निर्मित करके उपभोक्ता तक पहुंचाने का जो एक लक्ष्य रहता है, उसके लिए हम उद्योग का निर्माण करते हैं। एक छोटे से उद्योग के बारे में अगर बात करें कि मेहंदी का उद्योग कहाँ पर लगाया जाएगा? हमें सबको पता है कि पाली जिले के सोजत में ही मेहंदी बनाने या मेहंदी के पाउडर बनाने का कारखाना वहां पर स्थापित किया गया। ऐसा क्या कारण है कि सोजत से भी बड़ा एक बड़ा शहर पाली उसके ठीक पास में 40 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन वहां पर मेहंदी का उद्योग सफल नहीं हो पाया? तो उसके पीछे कारण है स्थानीयकरण के कारक। स्थानीयकरण का कारक का अर्थ हो गया कि वहां पर मेहंदी उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है? मेहंदी के पत्ते। और मेहंदी के पत्ते कहाँ पर मिलेंगे? सोजत के आसपास के क्षेत्रों में ही देखने को मिलते हैं। पाली में मेहंदी नहीं होती है, तो अगर मेहंदी के पत्तों को मैं सोजत से भरकर पाली लाऊं और पाली लाने के बाद उसके डंठल अलग करूं और उसमें से कचरा निकालूं, फिर उसको सुखाऊं और फिर मेहंदी बनाऊं, तो मेरी लागत अधिक आएगी। मेहंदी काटने के लिए जो स्पेशल मजदूर होते हैं, वो यहाँ पर नहीं मिल सकते। हमारे यहाँ के आस-पास के क्षेत्रों को लोगों को अगर कहा जाए कि मेहंदी काटने जाना है, तो नहीं काट पाएँगे, कि उनके पास वो तकनीकी नहीं है, वो कला नहीं है, जो सोजत के आस-पास के मज़दूरों के पास है। यही कारण है कि एक मज़दूर दिन भर में मेहंदी काटने के 1500 से 2000 रुपए लेता है प्रति व्यक्ति, क्योंकि उनके पास कुशल है, उनके पास कुशलता है, उनके पास हुनर है। तो यहाँ पर फैक्टर्स जो प्रभावित करने वाले इस मेहंदी उद्योग के अंतर्गत हमने कौन-कौन से देखे अभी तक? देखिएगा, हमने बात की है कि अगर माल को अगर पाली लेके आऊँगा, तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लगेगा, पहली बात। हमने सोचा कि किराया ज़्यादा लगेगा, तो वस्तु जो निर्मित होगी, तो उसमें उसका मूल्य बढ़ जाएगा। दूसरी बात, मैं पाली लाकर कचरे को साफ करूँ, तो उसमें से वेस्ट ज़्यादा निकलेगा, माल कम निकल रहा है। यानी हम वेस्ट को अब पूरा का पूरा परिवहन तो हमने साथ-साथ किया, पूरा को पूरा किया, लेकिन उनमें से मिला मुझे क्या? एक पाइनएप्पल को खरीदा, 1 किलो का पाइनएप्पल और उसमें से हमें माल मिला केवल 250 ग्राम, बाकी का सारा वेस्ट में गया। लेकिन पाइनएप्पल तो हमने 1 किलो का लिया, तो वेस्ट ज़्यादा चला गया, उपयोगी पदार्थ हमें कम मिला, इसलिए वो फ़ायदे का सौदा नहीं हुआ। फिर हमने बात की कि मेहंदी काटने के जो मज़दूर होते हैं, वो सुजत में ही मिलते हैं, यानी श्रमिकों की कमी है, पाली में वैसे श्रमिक कहाँ से लाएँगे? तो हमने वहाँ पर कई कारकों को देखकर ये तय किया कि उद्योग सोजत का सोजत में ही ठीक है। यही अगर कह सकते हैं कि गत्ते बनाने का कारखाना होता, तो हम कहीं पर या फिर हम बिजली के या फिर रेडियो बनाने का कारखाना हो, तो हमने फालना में लगा दिया। छतरी बनाने का कारखाना, फालने में लगा दिया, कि फालना उसके लिए लोकलाइज़ेशन का कोई फैक्टर मायने नहीं रखता।
ये फुटलूज इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आता है। तो कुछ कारक होते हैं जो किसी उद्योग की स्थापना में बाधक भी हो सकते हैं और किसी उद्योग की स्थापना में लाभदायक भी हो सकते हैं। उन कारकों को ध्यान में रखकर एक उद्योग स्थापित किया जाता है। तो उन सभी कारकों को आज हम पढ़ेंगे कि वे कौन-कौन से कारक हैं जो एक उद्योग की स्थापना में लाभदायक या बाधक होते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्या होता है कि किसी भी उद्योग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम लाभ प्राप्त करना। लाभ प्राप्त करने के लिए ही उद्योग खोला जाता है, जनसेवा के लिए नहीं खोला जाता। अधिकतम लाभ प्रदान करना और रोजगार मुहैया करवाना इसका एक परम उद्देश्य होता है। तो उसकी स्थापना के लिए उद्योग कहाँ लगाया जाएगा? उसके लिए आवश्यक है कि उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक कारक उपलब्ध हो कि यहाँ पर उद्योग लगाया जाए या लगाया जाना चाहिए, तो क्या कारक है जो एक स्थान को उद्योग लगाने के लिए प्रेफर करते हैं, ठीक है? तो क्या कौन-कौन से कारक हैं? सभी कारक किसी स्थान पर पहले से उपलब्ध हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो उद्योग के लिए स्थान का चयन एक गंभीर समस्या है और इसी समस्या के समाधान के लिए हम विभिन्न कारकों का क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं और औद्योगिक अवस्थिति विश्लेषण, एक वेबर नाम के व्यक्ति को आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अल्फ्रेड वेबर ने बताया कि इंडस्ट्रियल सिचुएशन एनालिसिस किस प्रकार से किया जाता है। इस एनालिसिस में हम पता लगाते हैं, उन कारकों की पहचान करते हैं कि किसी विशेष उद्योग के लिए या किसी विशेष उद्योग की स्थापना किस स्थान पर की जाए। तो ऐसे कारकों की उपलब्धता, यानी एक उद्योग के लिए कौन-कौन से कारक उसको प्रभावित करने वाले होते हैं और उनकी उपलब्धता कहाँ पर सुनिश्चित की जाएगी और उसी के आधार पर हम एक उद्योग की स्थापना करेंगे। कि हमने मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर रानी में एक उद्योग स्थापित किया। अब मुझे रानी में एक उद्योग स्थापना करना है, तो सबसे पहले मैं किन-किन बातों पर ध्यान दूँगा? सबसे पहले मैं बनाऊँगा क्या? मैं किस चीज़ का निर्माण करूँगा? तो मुझे क्या चाहिए? निर्माण करने के लिए मुझे रॉ मटेरियल की आवश्यकता रहेगी, कच्चे माल की आवश्यकता रहेगी। अब वो कच्चा माल कहाँ से आ रहा है? कितनी दूरी से आ रहा है? मैं रानी में उद्योग खोला खोला है और मैं रानीगंज, झरिया, उड़ीसा से वहाँ से कोई सामान मँगा रहा हूँ, मेरे लिए महँगा पड़ जाएगा। तो मुझे महँगा पड़ेगा, लेकिन मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन की क्या सुविधा है? ट्रांसपोर्टेशन की क्या सुविधा है? अगर हवाई जहाज से मंगाना है, महँगा पड़ेगा। बस से या ट्रक से मंगाना है, महँगा पड़ेगा। रेलगाड़ी से मंगाना है, सस्ता हो सकता है। पानी वाले जहाज से मंगाना है तो और भी सस्ता। तो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, वह प्रभावित करता है कि रानी में क्या ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, तो हम वहाँ पर उद्योग स्थापित कर सकते हैं। ठीक है? फिर मुझे बात करनी है कि जो उद्योग होगा, उस उद्योग में जो मशीनें लगेगी, उस मशीनों को चलाने के लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलेगी? बिजली, विचार करूँगा क्योंकि बिजली तो खर्च होगी। अब बिजली कहाँ से आ रही है? सस्ती है या महँगी है? अब परमाणु ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, किस प्रकार की ऊर्जा है? तो मैं विचार करूँगा। फिर मैं विचार करूँगा कि मेरे पास जो लेबर आएँगे, मज़दूर आएँगे, वो कहाँ के होंगे? आस-पास के क्षेत्र के ऐसे मज़दूर मैं रखूँगा, जो ₹450 ₹500 पुरुष के हिसाब से और 350 ₹300 महिलाओं के हिसाब से लेंगे, उनको रखूँगा या ऐसे श्रमिकों को रखूँगा, जो 200 250 के बीच में मुझे मिल जाएँगे और स्थानीय लोगों से भी ज़्यादा अच्छा काम वो करेंगे, ठीक है? फिर मैं विचार करूँगा कि रानी में मुझे उद्योग खोलना है, तो उद्योग में बना दिया, कोई सामान आपने बनाया है, उस सामान को मैं बेचूँगा कहाँ पर? बेचने के लिए मुझे क्या चाहिए? मार्केट चाहिए। मार्केट है? तो ये हमने विचार किया। कच्चा माल, यातायात के साधन, ऊर्जा या शक्ति
इसके अलावा मजदूर और बाजार। ठीक है, ये सभी मुझे सुविधाएं रानी के आसपास के क्षेत्र में मिलती है, तो मैं रानी में उस उद्योग को खोलूंगा, क्योंकि मुझे इसी से फायदा होगा। यही जो फैक्टर्स है वो कहलाता है स्थानीयकरण के कारक। ये कहलाता है स्थानीयकरण के कारक। तो लोकलाइजेशन जो फैक्टर्स होते हैं उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। लोकलाइजेशन के फैक्टर कौन कौन से हैं, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले उद्योग की अवस्थिति कई कारकों से प्रभावित होती है, ये हमने देखा है। कच्चे माल की उपलब्धि हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। ऊर्जा कहां से आएगी, माल कहां बेचा जाएगा, उद्योग में लगाने के लिए क्या जेब में पैसा है। परिवहन के साधन क्या वहां पर है, रेलगाड़ी आती है या ट्रक के माध्यम से भेजना पड़ेगा या पैदल पैदल ही सामान लेके जाना पड़ेगा। श्रमिक कैसे हैं, सस्ते हैं या नहीं। सस्ते तो हैं, लेकिन क्या वो अपने कार्य में कुशल है, ये भी हमारे लिए काफी मायने रखता है। तो ये फैक्टर्स जो होते हैं वो प्रभावित करते हैं। तो इन कारकों का सापेक्षिक महत्व समय, स्थान, आवश्यकता, कच्चे माल, उद्योग के प्रकार के अनुसार बदलता रहता है। ऊर्जा कितनी चाहिए, बाजार कैसा चाहिए, ये सब चीजें बदलती रहती है। तो आर्थिक दृष्टि से विनिर्माण उद्योग वहीं पर स्थापित किए जाए। विनिर्माण उद्योग क्या होता है, वो उद्योग होता है जो किसी दूसरी सामग्री पर निर्भर होते हैं। यानी जैसे कि लकड़ी है तो लकड़ी से मैंने फर्नीचर बनाया, तो ये विनिर्माण उद्योग। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्राथमिक उद्योगों के माध्यम से या प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत जो सामग्री मुझे मिलती है उसको हम प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे कि गेहूं मिला प्राथमिक व्यवसाय से, उससे मैंने आटा बनाया, तो आटे बनाया, बिस्किट बनाया, या किसी खनिज पदार्थ से मैंने उसे उपयोगी वस्तु में बदला, तो मैं उसको विनिर्मित कर रहा हूं। तो यहाँ पर उसको उत्पादित करने, उस निर्मित वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने तक की जो लागत हो वो सबसे कम हो, वहीं पर विनिर्माण उद्योग स्थापित किए जाते हैं। यानी उद्योग कहाँ लगाया जाएगा, जहां पर सामान बनाने की लागत कम हो तथा उस सामान को बनाने के बाद उसका जो उपभोक्ता है वहां तक उस सामान को पहुंचाने में मुझे कम से कम मूल्य चुकाना पड़े, वहीं पर मैं अपने उद्योग की स्थापना करता हूं। परिवहन लागत भी मायने रखती है कि हमें सामान को, परिवहन लागत तो दो प्रकार से हमारे को प्रभावित करती है। एक तो कि हम कच्चे माल को उद्योग तक लाएंगे, जैसे देखिएगा यहाँ पर रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल को हमने फैक्ट्री तक लाया, किससे लाया, ट्रांसपोर्टेशन से लाया, टी यहाँ पर भी है। और फिर इसी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से हम उसको मार्केट तक भेजते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लगता है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे लगे कि रॉ मटेरियल को हमने कहां तक पहुंचाया, कच्चे माल को हमने फैक्ट्री तक पहुंचाया। जैसे कि गन्ना है, गन्ने को हम फैक्ट्री तक पहुंचाएंगे, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन बैलगाड़ी में या ट्रैक्टर में भरकर गन्ने को हम फैक्ट्री तक लेकर आए, चीनी मिल तक लेकर आए। फिर यहाँ से हमने शक्कर बनाई और शक्कर को हमें वापस कहाँ, या गुड़ को हमें वापस कहाँ पर भेजना है, मार्केट पर। तो ट्रांसपोर्टेशन की चार्ज हम जो है हमें दो बार पे करना पड़ेगा। यानी वस्तु के मूल्य में रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लाने का शुल्क और फैक्ट्री से माल को मार्केट तक पहुंचाने का शुल्क हमने ट्रांसपोर्टेशन के रूप में ऐड किया। तो परिवहन की जो लागत होती है वह काफी हद तक कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल तथा निर्मित वस्तुओं के स्वरूप पर निर्भर करती है। स्वरूप क्या होता है इसको भी हम डिस्कस करते हैं आगे आने वाली स्लाइड्स के अंतर्गत देखेंगे। पूर्णतया भौगोलिक कारकों के अतिरिक्त कुछ ऐसे कारक भी होते हैं जो लोगों उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करते हैं। यानी भौगोलिक कारक का जरूरी नहीं है कि परिवहन कैसा होगा या स्थलाकृति किस प्रकार की या रॉ मटेरियल किस प्रकार का, उसके अलावा भी कुछ ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक कारक भी होते हैं वो उद्योग की स्थापना को प्रभावित करते हैं। कई बार भौगोलिक कारकों से भी ये प्रभावशाली होते हैं। भौगोलिक कारकों से प्रभावशाली का तो आपके पास पैसा है, आपके पास मजदूर है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, आपके पास जमीन है, आपके पास मार्केट है, लेकिन वहां का जो सरपंच है वो आपको उद्योग खोलने नहीं देगा कि नहीं आप यहाँ पर उद्योग नहीं खोल सकते, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है यहाँ पर उद्योग खुलना नहीं। तो राजनीतिक कारक वहां पर उस उद्योग की स्थापना को प्रभावित करता है। या फिर राजस्थान कह दे, अमेरिका की कोई फैक्ट्री राजस्थान में फैक्ट्री लगा रही है और राजस्थान की सरकार कह दे कि यहाँ पर उद्योग लगाओगे तो आपको 10 गुना अधिक टैक्स देना पड़ेगा।
तो अमेरिकी कंपनी यहाँ पर टैक्स क्यों लगाएगी? तो या फिर राजस्थान सरकार कहे कि हमसे आप तो बिल्कुल टैक्स ही नहीं लेंगे, आप फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे यहाँ पर अमेरिका को, आईफोन वालों को कह दे कि यहाँ पर कंपनी खोलिए, हम आपको फ्री में जमीन देंगे, इलेक्ट्रिसिटी 5 साल तक कुछ भी रुपया नहीं लेंगे, किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेंगे, तो कंपनियां दौड़ी-दौड़ी आएगी। तो किसी उद्योग की स्थापना करने में राजनीतिक कारक भी महत्वपूर्ण होते हैं। उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकों को 2 भागों में बाँट सकते हैं। एक भौगोलिक कारक, तो भौगोलिक कारकों के अंतर्गत हमने लिया कि कच्चा माल है, आपकी बाजार है, पूंजी है, परिवहन है, श्रमिक है, ये भौगोलिक कारक हो गए। इसके अलावा दूसरे जो कारक होते हैं, अन्य कारक, उसके अंतर्गत ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों को शामिल किया जा सकता है। सबसे पहले हम सेक्टर्स के अंतर्गत बात करते हैं कच्चा माल, ठीक है? जो कच्चा माल अभी पूछा गया था प्रश्न कि कच्चा माल किस प्रकार से प्रभावित करता है। अब कच्चा माल जो होता है, वो कई प्रवृत्ति का होता है। उद्योग वहीं पर स्थापित किए जाते हैं जहां पर कच्चे माल की उपलब्धता रहती है। यानी हमारा उद्योग हम कहाँ पर स्थापित करेंगे, सबसे एसेंशियल जो नीड्स है वह है कच्चा माल। रॉ मटेरियल अगर हमें मिलेगा तो वहां पर हम अपना उद्योग स्थापित करेंगे, रॉ मटेरियल नहीं मिलता है तो हम वहां पर उद्योग स्थापित नहीं करेंगे। फिर कच्चा माल भी कई प्रकार का होता है, देखिएगा बढ़ते हैं। जिन उद्योगों में निर्मित वस्तुओं का भार इन उद्योगों में निर्मित वस्तुओं का भार कच्चे माल की तुलना में कम होता है, उन उद्योगों को कच्चे माल के निकट ही स्थापित करना पड़ता है, जैसे कि चीनी उद्योग। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। गन्ना एक भारी कच्चा माल है जिसे अधिक दूरी तक ले जाने में परिवहन लागत बढ़ जाती है और चीनी के उत्पादन मूल्य में वृद्धि हो जाती है। इसको समझते हैं, देखिएगा। ऐसे कच्चे माल जिनका उत्पादन प्रक्रिया में यानी जो प्रोसेसिंग होती है उसमें माल घट जाता है। घट किस प्रकार से जाता है, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर देख लीजिए। मैंने 100 किलो गन्ना लिया, ठीक है? 100 किलो, 1 क्विंटल गन्ना मैं ट्रांसपोर्ट करता हूं और मुझे इसे जो शुगर मिल है, जिसमें एफ या फैक्ट्री रूप में लिख रहा हूं, शुगर मिल तक पहुंचाना है। शुगर मिल से इसकी जो शुगर तैयार होगी वो कितनी होगी? 10 केजी, ठीक है? हमें मूल्य फैक्ट्री वाले को क्या मिला? 10 किलो। 10 किलो शक्कर का पैसा मिलेगा, लेकिन इसको ट्रांसपोर्टेशन इसने कितना किया? 100 किलो का। 90% जो भाग है वो तो क्या चला गया? वेस्ट में, यानी कोई काम का नहीं। 90 या 90 केजी जो कच्ची सामग्री है वो तो कुछ काम आई नहीं, क्योंकि 90 किलो तो उसमें से कचरा निकल गया और 10 किलो उसमें से रस निकला, उस रस में से शक्कर बनाई गई। तो हमने ट्रांसपोर्टेशन कितना किया कि यहाँ से 40 किलोमीटर मान लीजिए, 40 किलोमीटर मैंने इसको ट्रांसपोर्ट किया, तो एक्स्ट्रा 90 किलो यानी 90 किलो वजन को हमने 40 किलोमीटर तक ऐसे ही ढोया, जिसका कुछ कुछ हमें कुछ नहीं मिला, हमें कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 90 किलो तो वेस्ट के रूप में था। तो फैक्ट्री को अगर मैंने 40 किलोमीटर दूर तक, 100 किलो का अर्थ हो गया कि ये खेत है, ठीक है? अब खेत से मैंने 100 किलो या 1 क्विंटल गन्ना फैक्ट्री तक पहुंचाया और उसमें से मुझे 10 किलो शक्कर जो है मैंने मार्केट तक पहुंचाई, ठीक है? अगर मैं इसको ट्रांसपोर्टेशन करने में हमने 90 किलो वजन को अतिरिक्त रूप में परिवहित किया। तो अगर मैं फैक्ट्री को यहीं पर खोल देता, खेत के बिल्कुल पास, खेत के बिल्कुल पास में मैंने फैक्ट्री खोल दी, तो ये 90 किलो का जो था, 100 किलो मैंने यहां तक पहुंचाए, तो केवल और केवल मैंने 1 किलोमीटर की दूरी पर इसे स्थापित कर दिया, तो 39 किलोमीटर तक मुझे भार वहन करना नहीं पड़ा। तो कहने का अर्थ होता है कि वह उद्योग कहाँ लगेगा? तो ऐसे उद्योग जिसमें रॉ मटेरियल जो होता है उसकी अधिकांश जो मात्रा होती है वो खप जाती है या खराब हो जाती है, कम हो जाती है, भार खास वाले उद्योग होते हैं, उनकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी? कच्चे माल के सोर्स जो होंगे वहीं पर की जाएगी, जैसे कि गन्ने का उद्योग है, ठीक है? इसी प्रकार से अगर हम बात करें कच्चे माल
की सामग्री जैसे कि कच्चा माल, जैसे कि कौन सा है, एक उद्योग ले लेते हैं हम, सूती वस्त्र का उद्योग, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग में रॉ मटेरियल यूज कौन सा लिया जाता है, वो लिया जाता है कपास। अब मैंने मार्केट से 100 किलो कपास उठाकर लेके गया, इसी उदाहरण को देखिएगा, मैंने 100 किलो कपास लिया, ठीक है, और 100 किलो कपास को मैंने रुई की फैक्ट्री में लेके गया, ठीक है, रुई की बात कर रहा हूँ। 100 किलो रुई है, फैक्ट्री तक लेके गया, और जो माल बनेगा वो भी क्या बनेगा, 100 किलो ही रहेगा। इसमें रुई में से क्या वेस्ट निकालेंगे, 100 किलो रुई का 100 किलो सूत ही बनेगा, ठीक है। तो वेस्टेज यहां पर कम हो रहा है, तो वेस्टेज कम हो रहा है, इसका मतलब इसे सूती वस्त्र के उद्योग को मैं कहीं पर भी स्थापित कर सकता हूं, कहीं पर भी, मतलब ऐसे स्थानों पर भी स्थापित कर रहा हूं जहां मुझे रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, ठीक है। इसी प्रकार से मुझे सीमेंट का उद्योग खोलना है, ठीक है। अब सीमेंट के उद्योग के अंतर्गत मुझे कच्चे माल की क्या आवश्यकता है, मुझे चूना चाहिए, मुझे जिप्सम की आवश्यकता है, या खड़िया मिट्टी जो है उसकी आवश्यकता चाहिए, ठीक है। तो जहां पर मुझे ये रॉ मटेरियल मिलेगा, चूना, जिप्सम भारी है, भारी पदार्थ है, मैं ट्रांसपोर्ट करके उस सामग्री को फैक्ट्री तक लाऊंगा तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज अधिक लगेगा। तो मैं सीमेंट की फैक्ट्री को कहाँ खोलूंगा, जहां पर मुझे रॉ मटेरियल मिलता है, जहां पर चूने का पत्थर मुझे मिलता है, उसके आसपास के क्षेत्रों में ही मैं कच्चा माल का जो क्षेत्र है वहीं पर मैं अपने उद्योग की स्थापना करूंगा। इससे दूर जाऊंगा तो उसका मूल्य बढ़ जाएगा, यानी उसकी ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज उसमें ऐड होगा, ये ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज, ये भी ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज, दोनों जुड़कर और प्रोसेसिंग बनाने में जो भार, जो आपका मूल्य लगा, तो इसका जो मूल्य हो वो बढ़ जाएगा। तो मूल्य मुझे कम रखना है, मूल्य कम रखूंगा तभी मेरा माल बिकेगा। तो माल किस प्रकार का है ये तय करता है कि उद्योग कहाँ पर स्थापित होगा। भारी पदार्थ है और उत्पादन की प्रक्रिया में माल का वजन कम होता है, कच्चे माल का वजन कम होता है, और शुद्ध जो पदार्थ मिलता है वो हमें कम प्राप्त होता है, अधिकांश भाग वेस्ट के रूप में चला जाता है। ऐसे उद्योगों की स्थापना कच्चे माल के क्षेत्रों के अंतर्गत, कच्चे माल की जो प्राप्ति के स्थल है उसके पास ही की जाती है। लौह एवं इस्पात उद्योग में उपयोग में आने वाला लौह और कोयला दोनों ही वजन ह्रास वाले। लौह अयस्क में से शुद्ध लोहा कम निकला, अधिकांश भाग निकल गया। कोयले को हमने जलाया, अधिकांश राख निकली, बाकी कोई कम नहीं आया। और लगभग समान भार के होते हैं, समान भार के होते हैं, दोनों ही भारी होते हैं। अर्थात इनकी अनुकूलतम स्थिति क्या होगी, कच्चे माल व स्रोतों के मध्य, जहां पर कच्चा माल है और जहां पर इसका स्रोत है उसके मध्य में फैक्ट्री लाई जाएगी। थोड़ा इधर से कोयला लाया और इधर से लोहा लाया और बीच में मैंने उद्योग स्थापित कर लिया। अगर मान लेते हैं दोनों बराबर दूरियों से, यानी यहाँ पर मैंने कोयला रख दिया और यहाँ पर मैंने आयरन रख दिया, ठीक है, और फैक्ट्री तक पहुंचा दिया, दोनों बराबर दूरी पर। मान लीजिए मैंने यहाँ पर फैक्ट्री है और यहाँ से तो मैं ला रहा हूँ कोयला, ठीक है, और लोहा मैं ला रहा हूँ इतनी दूरी से, तो क्या होगा, यहाँ से आयरन और यहाँ से हमारा कोल, तो यहाँ पर ये ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज क्या हो गया, ज्यादा लग गया। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों के बीच में, यानी इनका दोनों का, तीनों का क्या बनाऊंगा मैं, ट्राइंगल बनाऊंगा, और जो निकटतम स्थान होगा फैक्ट्री को कहाँ लगाऊंगा मैं, यहाँ लगाऊंगा, ताकि थोड़ा ये भी पास में रहे और ये भी पास में रहेगा, फैक्ट्री को लगाऊंगा मैं इन दोनों के बीच में। यही कारण है कि जमशेदपुर में जो टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है जमशेदपुर में स्थापित की गई। नेक्स्ट है पावर। पावर यानी ऊर्जा। ऊर्जा किसी उद्योग के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। ऊर्जा के रूप में कोयले का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सीमेंट उद्योग के अंतर्गत। कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया जाता है, और कहीं पर कह सकते हैं कि दूसरे किसी प्रकार के अलग अलग प्रकार के सोर्स का उपयोग किया जाता है। तो ऊर्जा आपूर्ति मुझे कहाँ पर मिलेगी, जैसे कि हम बात करें कि राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें कि राजस्थान में जो आपके जावर माइंस के आसपास मैंने कल बात की थी कि जो उद्योग स्थापित है देबारी में। अब देबारी के अंतर्गत मैंने एक उद्योग लगाया, तो मुझे बहुत अधिक आवश्यकता होती है ऊर्जा की। कहा जाता है कि लगभग 30 टन
30 टन जस्ता बनाने में मुझे 11 मेगावाट ऊर्जा की आवश्यकता चाहिए। तो इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा अगर मेरे आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पर मेरा उद्योग फेल होगा, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिसिटी के लिए दूर जाना पड़ेगा। यही कारण है कि महाराजा श्री उम्मेद मिल अगर पाली के बारे में जानते हो, तो उसने खुद का एक सोलर ग्रिड सब स्टेशन निर्मित किया है, ताकि मुझे ऊर्जा बहुत कम रेट पर या न्यूनतम रेट पर मिले। तो यही कारण है कि उद्योग लगाने में मशीनों को चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति के स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस या परमाणु ऊर्जा है। लौह इस्पात उद्योग कोयले पर निर्भर करता है। लौह इस्पात उद्योग के लिए कोयला कहीं दूर से लाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लग जाएगा और वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा। यही कारण है कि जहां पर कोयला मिलता है उसके आसपास में, या फिर जहां पर कच्चा लोहा मिलता है उसके आसपास के क्षेत्रों में लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया जाता है। छत्तीसगढ़ का कोरबा हो, चाहे उत्तर प्रदेश का रैनकोट एल्यूमीनियम का जो उद्योग हो, वो विद्युत शक्ति की उपलब्धता के कारण ही स्थापित हुए। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है, डीएमसी जो है, वो इसी कारण स्थापित की गई थी कि वहां पर सस्ती ऊर्जा आसपास के लौह इस्पात के कारखानों को उपलब्ध करवाई जा सके। नेक्स्ट है श्रम मजदूर। मजदूर के दो प्रकार, मजदूर कुशल हो और मजदूर जो है वो सस्ते हो, दोनों ही कारक। यही कारण है कि ज्यादातर जो मजदूर मिलते हैं पश्चिम बंगाल और बिहार से लाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। तो जितनी भी जो स्वचालित मशीनें हो चाहे कंप्यूटर में हो, वहां पर मानव श्रम के प्रतिस्थापित तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी आवश्यकता जरूर रहती है। सस्ते और कुशल श्रम की उपलब्धता औद्योगिक विकास का प्रमुख कारक है। यानी सस्ता श्रम मिलेगा, उद्योग सही तरीके से चलेगा, और अगर श्रम नहीं मिलता है सस्ता, तो वहां पर लागत अधिक बढ़ जाएगी। यही कारण है कि हम सस्ते श्रम की आवश्यकता हमें चाहिए। जैसे कि जस्ते उद्योग की हमने राजस्थान के संदर्भ में बात की थी, तो लगभग 30 टन जस्ता निर्माण करने के लिए लगभग 100 श्रमिक चाहिए। इसी प्रकार से अगर हम सीमेंट उद्योग की बात करें, तो बिनानी सीमेंट हो चाहे श्री सीमेंट हो, तो वहां पर ज्यादातर मजदूर यूपी और बिहार और पश्चिम बंगाल से लाने पड़ते हैं, क्योंकि वो हमें सस्ते पड़ते हैं। तो सस्ते श्रमिक हमें बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके बगैर उद्योग का स्थानीयकरण नहीं हो सकता। इसके अलावा परिवहन की बात करें कि ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज दो प्रकार से लगता है। कच्चे माल को फैक्ट्री तक पहुंचाने में, और फैक्ट्री से तैयार माल को बाजार तक ले जाने के लिए सस्ता जो परिवहन का साधन उपलब्ध रहेगा, तो वह उद्योग को प्रभावित करेगा। तो कच्चे माल को उद्योग तक लाने और निर्मित माल को खपत क्षेत्रों यानी बाजार तक पहुंचाने के लिए हमें सस्ते और कुशल यातायात की प्रचुर मात्रा में आवश्यकता है। सस्ते यानी जल यातायात सबसे सस्ता, उससे ऊपर रेल यातायात, उससे ऊपर रहता है आपका सड़क यातायात, और उससे ऊपर रहता है वायु यातायात। सोने को परिवहन करना है तो वायुयान बेहतर है। सीमेंट या कोयले या पत्थरों को परिवहन करना है तो रेलगाड़ी प्रमुख है। लोहे को परिवहन करना है तो उसके लिए जल परिवहन उपयुक्त है। यही कारण है कि जितने भी ज्यादातर लौह इस्पात उद्योग है, वो जल परिवहन के आसपास के नदियों के मार्ग के आसपास स्थापित हुए हैं, या फिर किसी बंदरगाह के आसपास के क्षेत्रों में स्थापित किए जाता है, ताकि लोहे को आसानी से, एक तो सस्ता है और भारी भी है, तो उसको पहुंचाने में ज्यादा परिवहन यानी परिवहन के जो चार्जेज होते हैं, वो किसी उद्योग की स्थापना को काफी प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि रानी और फालना के आसपास के क्षेत्रों में कच्चे माल की उपलब्धता नहीं होने के बावजूद भी यहाँ पर उद्योग विकास अधिक हुआ, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध है। एक तरफ दिल्ली और एक तरफ मुंबई, और बीच में फालना और रानी। बढ़ते मुंबई, चेन्नई, दिल्ली महानगरों में औद्योगिक विकास का प्रमुख जो कारण है वो यातायात के साधन ही है। नेक्स्ट है बाजार। तैयार माल को बेचने के लिए आपको एक अच्छे बाजार की आवश्यकता होती है। बिना बाजार के आप अपने माल को कहाँ बेचेंगे? ठीक है, खपत के लिए बाजार चाहिए। इसके अलावा भी कुछ ऐसे कारक होते हैं जो किसी उद्योग की स्थापना को प्रभावित करते हैं। उसमें सबसे ज्यादा है महत्वपूर्ण पूंजी, कि किसी राज्य विशेष के पास या किसी व्यक्ति विशेष के पास, किसी देश के पास अगर पूंजी नहीं है उद्योग में लगाने के लिए, तो वहां पर औद्योगिक विकास नहीं हो सकता, औद्योगिक स्थापना वहां पर नहीं की जा सकती। फिर है राज्य सरकार की औद्योगिक नीति। क्या सरकार चाहती है कि वहां का औद्योगिक विकास हो? सरकार नहीं चाहती है, वो टैक्सेस लगाएगी,
महंगी बिजली देगी, ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज लगाएँगे, अलग-अलग प्रकार की नीतियाँ बनाएगी, उससे उद्योग प्रभावित होता है। उद्योग का विकास भी हो सकता है और उद्योग का सर्वनाश भी हो सकता है। औद्योगिक जड़त्व यानी एक ही स्थान पर आपने RICO नाम सुना होगा कि एक ही स्थान पर बहुत सारे उद्योग होंगे, तो वहाँ पर औद्योगिक जड़त्व होने के कारण वहाँ पर ज़्यादा औद्योगिक विकास की संभावनाएँ बढ़ जाती है। बैंकिंग और बीमा की सुविधाएँ, आपको लेन-देन के लिए बैंकिंग की सुविधा चाहिए तथा खराब माल पर बीमा की सुरक्षा भी चाहिए। तो ये आपको उद्योग की स्थापना को प्रभावित करते हैं। तो ये कुछ ऐसे कारक हैं, राज्य सरकार की नीतियाँ हो, चाहे पूँजी हो, चाहे बैंकिंग और बीमा जैसी सुविधाएँ हो, ये किसी उद्योग की स्थापना में महत्वपूर्ण कारक के रूप में अपना योगदान निभाती है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे जो है, किसी उद्योग की स्थापना के को प्रभावित करने के कारकों के अंतर्गत गिने जाते हैं। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अभी कोई प्रश्न है आपका, तो आप पूछिए। उद्योग का स्थानीयकरण किस प्रकार से किया जाता है? प्रश्न है तो पूछ लीजिए, तब तक मैं स्लाइड चला देता हूँ। ये कुछ कारक हैं, जो उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करता है। कल एक